हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात करने वाले हैं आज कक्षा 12वीं के गणित विषय में इस एक टॉपिक के बारे में जो कि फलन में आता है, संबंध में आता है, लेकिन संबंध और फलन से काफी अलग है। मतलब मूल रूप से बात ऐसी है कि ये जो टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षा के लिए छोटा सा है, ना ये पहले कभी काम में आया है ना बाद में कभी काम आएगा, सिर्फ यही पढ़ना है। और आप सभी लोगों को ये भी पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले जो भी पढ़ाया जा रहा है, आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो पूरी तरह से मुफ्त है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं द्विआधारीय संक्रियाओं के साथ, बाइनरी ऑपरेशंस के साथ। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। संबंध और फलन अध्याय नंबर 1 ही चल रहा है हमारा अभी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि द्विआधारीय संक्रियाएं क्या होती है। आप लोगों ने कक्षा दूसरी तीसरी या पहली से तो मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी तीसरी से जोड़ घटाव गुणा और भाग पढ़ना सीखा होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5 को आप 12 से जोड़ दीजिए तो आप बताते हैं कि 17 होता है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं इसी केस में कि चलो ठीक है, 5 को 12 से जोड़ने पर 17 होता है, 5 को 12 और फिर 17 से जोड़ना है, अब कितना होगा? तो आप कहोगे 34, है ना, यही कहोगे 34। ठीक है, फिर मैं कहूं कि मैं 5 को फिर 12 से जोड़ा, फिर 17 से जोड़ा और फिर मान लीजिए 13 से या 16 से जोड़ा, तो आपने कहा 34 और 4 34 और 6 40 और 10 50। अब इन तीनों को जोड़ को आप लोग देखिए एक बार। जब आपने 5 को 12 से जोड़ा तो 5 और 12 इन दोनों को एक साथ जोड़ के 17 लिखा। 5, 12 और 17 आप इन तीनों को जोड़ के 34 तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ जोड़ दे। किसी ने क्या किया होगा? 5 और 12 को पहले जोड़ा होगा, हाँ, या फिर ऐसा किया होगा कि वो 5 और 17 को पहले जोड़ दे, उसमें 12 जोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 12 और 17 को जोड़े, बाद में 5 को जोड़े। यहां पर भी आप पहले इसको जोड़ सकते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ सकते हैं जो रिजल्ट आए, और उसके बाद ये बाकी 16 को उसमें जोड़ सकते हैं। मतलब यहां पर बात ऐसी है कि जब मैं जोड़ के बारे में बात करता हूं तो मुझे दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। ये दो संख्याएं 5, 12, 10, 20, 50, 60 कुछ भी हो सकती है ना। वैसे ही अगर मैं घटाव के बारे में भी बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 माइनस 12, तो आप कहोगे -7। लेकिन क्या है? लेकिन अगर मुझे कुछ और माइनस करना होगा, मैंने कहा 5 में से 12 घटा दो और फिर 3 घटा दो, तो आप कहोगे -10। तो आप पहले इन्हें घटाओगे, बाद में उसमें -3 कर दोगे। तो यहां पर आप किन्हीं 3 संख्याओं को एक साथ घटा नहीं सकते, आप किन्हीं 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ नहीं सकते। आप पहली 2 को जोड़ते हैं, उनसे एक पूरा रिजल्ट बनाते हैं और उस रिजल्ट को अगली संख्या में जोड़ते हैं। इसको जोड़ने का तरीका तो यही होगा ना कि 5 प्लस 12 और 17 आपने कह दिए 29, और फिर 29 और 5 मिला के 34। वैसे यहां पर भी होगा। अगर मैं कहूं कि मैं 5 में से 12 गुणा 3 करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? पहले 5 का 12 में गुणा करेंगे, 60 आएगा, और 60 का 3 में गुणा करेंगे, यही होगा। यहां पर पूरे इस कहानी में, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, आपको 2 आधार की या बेसिकली 2 संख्याओं की जरूरत होती है। अब ये 2 संख्याएं क्या है? तो आप कहोगे कि सर जितनी भी मैंने यहां संख्याएं ली है, चाहे वो 5 हो, 12 हो, 17 हो, वो सभी आर है। आर का मतलब वास्तविक संख्याएं। आर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं। बात तो सही है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें आप जोड़, घटाव और गुणा कर सकते हो, है ना। पर मैं कहूं कि जैसे एक छोटा सा और उदाहरण अपन लेते हैं, मतलब एक छोटा सवाल लेता हूं कि मान लीजिए a को b में गुणा करना है, तो आप कहोगे अगर a और b दोनों वास्तविक संख्या है तो ये चीज हमेशा सही है। लेकिन अगर a को b में भाग देना है तो a और b दोनों वास्तविक संख्या चलेगी, लेकिन b कभी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शून्य से किसी को भाग नहीं दे सकते। इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो जहां पर मुद्दे की बात ऐसी है कि जहां पर 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, वही 2 आधार बनाते हैं, और हम बेसिकली यहां पर
उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक दो समुच्चय है, समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए और बी, ऐसे दो समुच्चय हैं। और एक तीसरा समुच्चय है सी, है ना, एक तीसरा समुच्चय है सी। और मैंने कहा कि ए नाम का एक अवयव है जो ए समुच्चय से आता है, बी नाम का एक अवयव है जो बी समुच्चय से आता है, और सी नाम का एक अवयव है जो सी समुच्चय से आता है। तब मैं परिभाषित करता हूं कुछ इस प्रकार से, ए स्टार बी, इसका मतलब होता है ए द्विआधार बी। इसे क्या कहा जाता है? ए द्विआधार बी। और इसे मतलब बेसिकली इतना लिखने के बाद हम परिभाषित करते हैं। हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको यह पता है कि ये ए कहां से आया? बड़े ए से। बी कहां से आया? बी से। तो आपने कहा कि मैंने ए से बी में एक द्विआधारीय संक्रिया परिभाषित की है जो रिजल्ट मुझे देगी सी समुच्चय से, और आपने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ए द्विआधार बी। ये लिखने का तरीका है। ये चीजें क्लियर है क्या? ए द्विआधार बी, जहां ए और बी क्या होगा? ए कहां से मिलेगा? छोटा ए से। बी कहां से मिलेगा? छोटा बी से। और ये रिजल्ट देंगे कोई सी नाम का अवयव। अब सी कहां से मिलेगा? बड़ा सी से। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि ए नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर 1, 2 और 3 नाम के अवयव हैं, है ना। और बी नाम का एक समुच्चय है जिसमें 4, 5 और 6 नाम का अवयव है। यहां पर ए पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं परिभाषित क्या है? पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं को निरूपित नहीं कर रहा। ए में सिर्फ 3 अवयव है। बी भी पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं को निरूपित नहीं कर रहा। और सी नाम का एक समुच्चय है या सी नाम का एक अवयव है जो आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए 10 है, या 10 नहीं, अपन 5, 7 है, ऐसा कुछ 5 और 7 है। आपने कहा कि मैं ए स्टार बी परिभाषित करता हूं, मतलब ए द्विआधार बी परिभाषित करता हूं, इसका मतलब है ए प्लस बी। आप इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। मतलब हमने ए और बी नाम से 2 अवयव लिए और परिभाषा कहां से कहा दी कि ए से लेकर बी से शुरू हुए और जाएंगे सी तक। मतलब हम ए वाला एक अवयव ए से उठाएंगे, बी वाला अवयव बी से उठाएंगे, और रिजल्ट आना चाहिए सी का अवयव, सी से बाहर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आप लिख सकते हैं कि ए की जगह में 1 ले लूं, बी की जगह 4 ले लूं तो सी की जगह 5 मिल जाएगा। ये तीनों यहां से मिले। अगर मैं ए की जगह 2 लूं, बी की जगह 5 लूं तो सी की जगह 7 मिलेगा। अगर ए की जगह 3 लिया जाए, बी की जगह 6 लिया जाए तो सी 9 में, या ये 9 में तो है, मतलब ये 9 तो होगा, लेकिन ये चीज सी में नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ए और बी के 2 ही अवयव हैं, 1, 2, 4, 5, जो सी बनाते हैं। 3 और 6 मिलाकर 9 बनाते हैं, लेकिन वो सी वाले समुच्चय में है ही नहीं। हमें परिभाषा कहां तक लेकर जानी है? सी तक लेकर जानी है। क्या ये बात क्लियर है? तो जितनी भी हम द्विआधारीय संक्रिया पढ़ने वाले हैं उनमें आपको मूल रूप से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग मिल सकता है, ये सब चीजें मिलेगी। और इसी पर पूरी कहानी है, शुरुआत हो चुकी है बाइनरी ऑपरेशंस की। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशंस को आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा, भौतिकी में भी देखा होगा। 0101 वाला जो एक एक चैप्टर होता है जहां पर आप इसे पढ़ते हैं, वो भी लगभग इसी के आसपास ही मतलब ये थोड़ा सा अलग है उससे। हम कक्षा 11वीं में एक अध्याय पढ़ते हैं, वो उसके जैसा हो सकता है, पर गणितीय विवेचन बेसिकली वो आप भौतिक में जो पढ़ते हो उसके जैसा लगभग है, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। अंग्रेजी में बाइनरी ऑपरेशन से इसे मतलब वही चीज ना समझी जाए तो बढ़िया है। चलिए ठीक है। अब बेसिकली अगर कहा जाए कि ए और बी, इन दोनों की जगह एक मतलब दोनों को ए समुच्चय ले लेते हैं और सी समुच्चय की जगह भी ए समुच्चय ले लेते हैं, तो आपने कहा कि ए समुच्चय में ही आप द्विआधारीय संक्रिया को परिभाषित करेंगे। अब बेसिकली क्या करेंगे? ए में द्विआधारीय संक्रिया। ए में द्विआधारीय संक्रिया परिभाषित करने का मतलब है ए और बी जो 2 अवयव लोगे वो भी ए समुच्चय से आएंगे और रिजल्ट भी ए समुच्चय से आएगा।
ए क्या हो सकता है? ए कोई छोटा मोटा समुच्चय जिसमें 1 से लेके 5 तक के अवयव है, ये हो सकता है। ए सारी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। ए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। ए वास्तविक संख्याएं हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ए क्रॉस ए आपको ए समुच्चय से अवयव देगा। मतलब आप एक छोटा ए लेंगे जो यहां से मिलेगा, एक छोटा बी लेंगे जो यहां से मिलेगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो इनकी परिभाषा से आएगा। ये स्टार लगाने का मतलब गुणा नहीं है, स्टार लगाने का मतलब है ए द्विआधारीय बी, आप इसे पढ़ते हैं, और यहां पर इसकी कुछ परिभाषा होती है। मतलब बेसिकली आपको ऐसे लिख दिया जाएगा ए स्टार बी, इसका मतलब ए प्लस बी। ऐसा भी हो सकता है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी। अब अगर ए का जैसे मान लीजिए, या ए माइनस बी, मान लीजिए परिभाषा में आपको ये दिया है ए माइनस बी। यदि ए का मान आपने 1 लिया, बी का मान 3 लिया, तो ए माइनस बी माइनस 2, यही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए स्टार बी का मतलब ए गुणा बी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है। ये तीनों चीजें, चारों चीजें हो सकती है। तो बेसिकली द्विआधारी संक्रिया को आप स्टार से निरूपित भी कर सकते हैं, या फिर स्टार ए कॉमा बी से भी निरूपित कर सकते हैं। ये क्या है? ये क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जहां पर ए पहले आया तो ए, जो पहले आया वो ए, बाद में आया वो बी। तो इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए 1,2 लिखा है, तो मतलब क्रमित युग्म का मतलब ये कि पहले जो आया है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रम महत्वपूर्ण है। आप इसको 2,1 नहीं लिख सकते, है ना। 1,2 को 2,1 नहीं लिख सकते, यहां क्रम महत्वपूर्ण है। अगर यहीं पर मैं ऐसा कहना चाहूं 1,2 ये बराबर है 2,1 के, क्योंकि यहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। 1,2 मतलब एक समुच्चय के अंदर 2 अवयव है, 1 और 2, वो 1 और 2 यहां पर भी है। ये क्रमित युग्म कहलाते हैं, ये क्रमित युग्म नहीं होते हैं, इनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो बेसिकली इस प्रकार से हम द्विआधारी संक्रियाओं को परिभाषित करेंगे और उन पर सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे पहला उदाहरण है 29वां जो आपकी किताब में है, और उदाहरण ऐसा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर मतलब सारी वास्तविक संख्याओं में योग, अंतर और गुणा द्विआधारीय संक्रिया है, ठीक है, किंतु भाग आर में द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारीय संक्रिया है। मतलब बेसिकली ऐसा है कि आपने ना जितना भी परिभाषा दी है उसमें आर क्रॉस या आर स्टार आर करना है, जाना आर तक है। आर का मतलब क्या? सारी वास्तविक संख्याएं। आर का मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है सर? अगर हम सम्मिश्र संख्याओं वाले चैप्टर को भूल जाएं तो हमने जितनी भी आज तक दुनिया में संख्याएं पढ़ी है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है। उसमें धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, शून्य भी होता है, परिमेय संख्याएं भी होती है, अपरिमेय संख्याएं भी होती है। अब आपको कहा गया कि मान लीजिए ए और बी दो ऐसे अवयव हैं जो इस समुच्चय से आते हैं। समुच्चय कौन सा है? आर है। तो हमने माना, ठीक है, माना कि ए और बी नाम के दो अवयव हैं जो आर से आते हैं। आर मतलब वास्तविक संख्या से। अब आप सबसे पहले कहा जाए कि योग के बारे में बताइए कि क्या योग द्विआधारीय संक्रिया है। तो मतलब इसका ऐसा कि जब आप दो संख्याओं का योग करते हैं, जब आप दो वास्तविक संख्याओं का योग करते हैं तो क्या रिजल्ट भी एक वास्तविक संख्या होती है? बात यही है, एक वास्तविक संख्या, दूसरी वास्तविक संख्या, रिजल्ट भी वास्तविक संख्या। तो जैसे अगर मैं ए स्टार बी के बारे में बात करना चाहूं, जिसको मैं इस प्रकार परिभाषित करता हूं ए प्लस बी, तो क्या ये हमेशा सत्य होगा? हमेशा सत्य होना चाहिए, मतलब जो ए प्लस बी होना चाहिए वो भी आर होना चाहिए, और कुछ नहीं है। आपने ए की जगह आर लिया, बी की जगह आर लिया, तो ए प्लस बी भी आर होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, ये सत्य है। सत्य क्यों है? क्यों? क्योंकि ए प्लस बी भी एक वास्तविक संख्या होगी जब ए और बी दोनों वास्तविक संख्या होगी। जोड़ के देख लो, कोई भी दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ सदैव एक वास्तविक संख्या होती है।
ये हमें पता है, मतलब इसमें कुछ हमें पता, मतलब बताने की आवश्यकता हो सकती है कि चलो 10 को 20 में जोड़ा तो भी 30 आएगा वास्तविक संख्या, 2 को √3 में जोड़ोगे तो 2√3, ये भी एक वास्तविक संख्या है। अब अगर मैं दूसरा यहां पर अंतर के बारे में बात कर लेता हूं। अंतर मतलब बेसिकली आपकी किताब में जो अंतर को परिभाषित किया है वो, और मतलब जो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है ना a-b, अंतर में बेसिकली हम मॉडुलस चीज लेते हैं, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं लेते। दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा धनात्मक होता है या अऋणात्मक होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे भी लिखूं कि अगर a-b के बारे में बात कर रहा हूं तो a-b का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना। अगर a और b दो वास्तविक संख्या है जो आप पहले ही लिख चुके हैं, तो उन दोनों का मतलब a में से b को घटा दो तो भी आपको वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो a-b भी r ही मिलेगा, ये हमेशा चलेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब अगर मैं गुणा के बारे में बात करता हूं तो गुणा का मतलब क्या है, a*b बराबर a गुणा b। अब ये गुणा लिखा हुआ है, तो अगर दो संख्याएं वास्तविक संख्या है तो दो वास्तविक संख्याओं का गुणा भी वास्तविक संख्या होता है। दो वास्तविक संख्या का गुणा भी वास्तविक संख्या होता है। अतः योग, अंतर और गुणा तीनों द्विआधारीय संक्रिया है। देख लीजिए, ये भी एक वास्तविक संख्या देता है, ये भी एक वास्तविक संख्या और ये भी एक वास्तविक संख्या है। और ये डिसाइड कैसे किया, ये यहां से किया। ये कैसे पता चला, ये लिखा हुआ था कि R में मतलब दो संख्याएं R से लीजिए और उनसे जो रिजल्ट मिले वो भी R होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये तीनों के तीनों द्विआधारीय संक्रिया है ना? तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये तीनों द्विआधारीय संक्रिया है ना? द्विआधारीय संक्रिया है। परंतु जब मैं भाग के बारे में बात करता हूं, भाग मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना, तो यहां पर एक छोटी सी समस्या आपके सामने आ जाती है जो आपको शायद याद भी होगा। अगर मैं R स्टार R से R के बारे में बात करता हूं, अब देखो क्या होगा। बेसिकली आपने लिखा A*B मतलब A डिवाइडेड बाय B, है ना? A और B दो वास्तविक संख्या है। आपने मान लीजिए A का मान 3 लिया, B का मान, अगर आपने A का मान 3 लिया, B का मान 2 लिया, तो A डिवाइडेड बाय B मतलब A*B 3/2 आएगा, जो कि एक वास्तविक संख्या है। यह चीज हमेशा सही होनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट के लिए गलत है तो हम इसे गलत ही बोलेंगे, हमेशा सही नहीं बोलेंगे। अगर हमेशा सही है तो ही है। दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ हमेशा वास्तविक संख्या होता है, दो वास्तविक संख्याओं का घटाव हमेशा वास्तविक संख्या होता है, दो वास्तविक संख्याओं का गुणा हमेशा वास्तविक संख्या होता है। अब देखो यहां पर यदि, ठीक है, यदि b बराबर 0 हो, ध्यान से सोचना, यदि b बराबर 0 हो तो भाग परिभाषित नहीं हो सकता। 0 तो एक वास्तविक संख्या है ना, मतलब आप b का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते थे, पर 0 के लिए तो यह परिभाषित ही नहीं है। तो यदि b बराबर 0 हो तब मैं कह सकता हूं कि a डिवाइडेड बाय b परिभाषित ही नहीं है। और अगर परिभाषित नहीं है तो सोचो क्या होगा। परिभाषित नहीं है, इसका मतलब भाग वास्तविक संख्याओं में एक द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। बस इतनी सी बात है। मतलब A*B जिसे आप A डिवाइडेड बाय B कह देते हैं, R में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं। यहां से आप, आई होप कि वो पूरा का पूरा जो मतलब कहानी बार बार आपको बताई जा रही है वो समझ जाएंगे। अगर A, या यूं कहा जाए कि A जनरेट कर रहा है, तो बेसिकली आप यहां से दो अवयव लीजिए जो A समुच्चय के हो
और रिजल्ट ए आना चाहिए और ये हमेशा परिभाषित होना चाहिए। अब यहां पर आप मान लीजिए ए की जगह 10 लेते हैं, बी की जगह 20 लेते हैं, तो 10/20 1/2 आता है, जो कि परिभाषित है वास्तविक संख्याओं में। लेकिन यदि b की जगह 0 हो जाए तो नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने बोला अगले स्टेप में, मतलब यहां पर आप पहली लाइन को सिद्ध कर चुके हो कि सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारीय संक्रियाएं हैं, परंतु R में द्विआधारीय संक्रिया नहीं है, जो कि नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारीय संक्रिया मतलब बेसिकली परिभाषित है। तो अब आपने आपको यह बोला है कि आप बात कीजिए ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या क्या है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं मतलब वो वास्तविक संख्याएं जिनमें से आप ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को हटा दीजिए। ठीक है। अब अगर बेसिकली आप यूं मानिए कि 0 से लेकर अनंत के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसे आप R+ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? R+। 0 नहीं है, अनंत है। क्या है सर जी? 0 नहीं है, अनंत है। मतलब 0 से लेकर अनंत है, उसमें 0 नहीं है। तो अगर मैं R+ से R+ में एक द्विआधारीय संक्रिया R+ तक परिभाषित करता हूं, ठीक है, और मैं इस द्विआधारीय संक्रिया को इस प्रकार परिभाषित करता हूं कि A*B बराबर A/B। अब आप A और B कुछ भी लीजिए, आपने A का मान 2 लिया, 3 लिया, 10 लिया, 20 लिया, फर्क नहीं पड़ता। B का मान भी आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अब B 0 नहीं हो सकता। अगर B 0 नहीं हो सकता तो दो धनात्मक संख्याओं का भाग एक धनात्मक संख्या आएगा ना। क्या ये बात सही है? क्या लिखा जा सकता है ये सदैव परिभाषित है? अब किसी के दिमाग में ये सवाल है क्या कि सर अगर B अभी 0 हो गया तो होना भी चाहिए। B 0 अगर हो गया, ठीक है, तो हम इसको गौर से देखेंगे। R+ का मतलब क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की वास्तविक संख्या, उसमें 0 नहीं है, उसमें 0 नहीं है। तो 0 है ही नहीं तो अपन B का मान 0 क्यों लेंगे? बस सदैव परिभाषित है। क्यों? चूंकि A और B दो ऐसी संख्याएं हैं जो धनात्मक हैं। तो अगर आप A को B से भाग दोगे तो ये भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। चाहो तो मन में कोई भी दो धनात्मक संख्या लेकर पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देके देख सकते हो, जो आपका मन करे। तो अपन लिख सकते हैं कि R+ में भाग द्विआधारीय संक्रिया है। बात इतनी समाप्त। आप देख सकते हैं प्रश्न को। सो बेसिकली जो हमने फलन में अभी तक किया ना यार, कि अगर मैं कहता हूं कि एक फलन A से लेकर B में जाता है तो यहां पर A और B दोनों की महत्वता होती थी। क्यों? क्योंकि A प्रांत बताता था और B सह प्रांत बताता था। अगर प्रांत में एक ऐसा अवयव है जिसका आंसर या जिसका जो इमेज है वो B में नहीं है तो भी जरूरी बात होती थी। और अगर मैं A से लेकर B में एक संबंध परिभाषित करता था तो A समुच्चय और B समुच्चय में कौन कनेक्ट हुआ है ये जानना जरूरी था। मतलब A और B अगर समान है फिर भी परिभाषा के हिसाब से अनेकों तरह के फलन और अनेकों तरह के संबंध निर्धारित किए जा सकते थे। वैसे ही द्विआधारीय संक्रिया में भी है। आप अगर A से लेकर A समुच्चय के बारे में बात कर रहे हो तो A से लेकर A समुच्चय में ये A समुच्चय क्या है ये भी जरूरी है और ये परिभाषा क्या है ये भी जरूरी है। इतनी सी बात है बस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा मतलब बेसिकली सिद्ध कीजिए कि अंतर को व्यवकलन भी कहा जाता है तथा भाग n में द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। आपको यह बोला है कि यदि n से n में आप एक द्विआधारीय संक्रिया परिभाषित करो,
इस प्रकार, मतलब दो प्राकृत संख्याएं लो और रिजल्ट भी प्राकृत संख्या आना चाहिए। n का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे आप 1 2 3 कह सकते हो, है ना? चलो ठीक है, ओके। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बोला है कि एक तो ऐसी संक्रिया है कि a स्टार b का मतलब है a माइनस b, ठीक है, और दूसरा यहां पर है a स्टार b का मतलब है a डिवाइडेड बाय b, मतलब a को b से भाग दे दो। इन दोनों केसेस में आपको यह बताना है कि ये द्विआधारीय संक्रिया नहीं है, किसमें? n से n में। तो उदाहरण के लिए, मतलब आप यहां उदाहरण लेके समझा सकते हो, चिंता की बात नहीं है। जैसे यदि आप a बराबर 5 और b बराबर 3 लेते हो तो आपको a स्टार b कितना मिलता है? a स्टार b आपको मिलता है 5 माइनस 3। क्यों? क्योंकि a का मतलब a माइनस b है, स्टार का मतलब ये मिलता है 2। ये 2 एक प्राकृत संख्या है, मतलब देखो दो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या इस डेफिनेशन से मिली। परंतु यदि, अब अपन ने एक और उदाहरण ले लिया कि यदि मैंने यहां पर a का मान 3 और b का मान 5 ले लिया तो ऐसा ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, क्योंकि a और b दोनों प्राकृत संख्या है। यहां ये नहीं बोला है कि a b से बड़ा है, ऐसा तो नहीं बोला। तो अगर मैं यहां पर a स्टार b परिभाषित करने जाऊंगा, जिसका मतलब होगा a माइनस b, तो 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2, और माइनस 2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। और अगर माइनस 2 एक प्राकृत संख्या नहीं है तो मैं देखूंगा कि a जो कि एक प्राकृत संख्या है 3, b 5 जो कि एक प्राकृत संख्या है, इन दोनों के लिए a माइनस b एक प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि अंतर द्विआधारीय नहीं है, और ये किसमें? n में, है ना? अपन जो बात कर रहे हैं उसी में है। सेकंड, उसी पर आ जाते हैं। ऐसा कुछ, तो यदि मैं a बराबर 20 और b बराबर 10 लेता हूं तो दोनों प्राकृत संख्या है, तो a डिवाइडेड बाय b मतलब a स्टार b कितना आता है? 20 बटा 10 जो कि 2 आ जाएगा। हाँ, पर यदि, मतलब ये सेकंड केस है, यदि a बराबर 10 और b बराबर 20 ले लो तो a स्टार b इस केस में 10 बटा 20 आएगा, और 10 बटा 20 1 बटा 2 होता है। 1 बटा 2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहां पर अपन फिर से कह देंगे कि भाग भी द्विआधारीय नहीं है। फटाफट चेक कर लो सही हूं या गलत। चलिए यार, आई होप देयर इज नो इश्यू। आगे बढ़ते हैं अपन बिना किसी समस्या परेशानी के साथ। ओके, देखो सिद्ध कीजिए स्टार, जो कि आप इस प्रकार परिभाषित करते हैं, मतलब वास्तविक संख्या 2 ली और उनसे वास्तविक संख्या में हमने एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित की इस प्रकार से। a, b मतलब वही द्विआधारीय b, a प्लस 4b द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारीय संक्रिया है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आप a और b दो वास्तविक संख्या लीजिए और उन दोनों से ये जो बने ये हमेशा एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, इतनी बात है। ओके, तो देखो यार, यहां पर अपन छोटे छोटे 2-3 उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले लिख लेते कि आपको क्या क्या दिया है। कंडीशन में दिया है कि R से R हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये R में परिभाषित एक द्विआधारीय संक्रिया है। R मतलब सारी वास्तविक संख्याएं, और परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि a, b जिसे आप a द्विआधारीय b भी कह सकते हैं, इसका मतलब है a प्लस 4b का वर्ग। आपको यह बताना है कि यदि a और b दो R है, मतलब दो वास्तविक संख्या है,
तो रिजल्ट भी ये जो आ रहा ना a प्लस 4b का वर्ग, ये भी वास्तविक संख्या होगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, मैं आपको बता चुका हूं कई बार, आपको बस ध्यान देना है। यदि b एक वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो, ठीक है, उसका अगर आप वर्ग करेंगे ना तो वो सदैव 0 से अनंत तक रहेगा। 0 से अनंत तक मतलब आप किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कीजिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। जैसे 3 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कर दो, -1 का वर्ग कर दो, -2 का वर्ग कर दो, या 0 का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4 और 0 का वर्ग 0। अब आपको जितने भी वर्ग दिख रहे हैं, चाहे संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है, यह आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही है। अगर आप इनमें 4 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि आपको 4b का वर्ग चाहिए ना, तो अगर आपने 4b का वर्ग कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर कोई संख्या 0 से अनंत तक जा रही है, अगर कोई संख्या 0 से अनंत तक जा रही है, इसका मतलब क्या है? अगर आप उसमें 4 का गुणा करोगे तो संख्या फिर भी 0 से अनंत जाएगी। जैसे आप इन सभी में 4 का गुणा करोगे तो 0 में 4 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना। मतलब जो आंसर है वो 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो ये भी 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब a भी वास्तविक संख्या है, ध्यान से सुनना। अगर a भी एक वास्तविक संख्या है, आंसर 0 आ सकता है, आ सकता है। जब b का मान 0 तो 4b का वर्ग 0। a एक वास्तविक संख्या है, a धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने b का मान ले लिया 2, a का मान ले लिया -10 और b का मान -2, तो a प्लस 4b का वर्ग कितना? अब देखो 4b का वर्ग तो b का वर्ग 4 है, ठीक है, उसमें फिर 4 का गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, तो -10 + 16 ये आ गए 6। परंतु यदि a की जगह -10 की जगह -50 होता तो यहां पर -50 होता, तो यहां पर आंसर -50 आता क्या, या 6 आता क्या? नहीं आता। यहां पर आंसर जो होता वो ऋणात्मक संख्या आती, जिसे आप -34 कहते। तो भले ही b अऋणात्मक संख्या, इसे अऋणात्मक कहा जाता है ना, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है या 0 है ना। इसे क्या बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में? अऋणात्मक। तो देखो, अगर ये अऋणात्मक है, आप इसमें a जोड़ेंगे, a कुछ भी हो सकता है, आपने a जोड़ा तो यहां पर a प्लस 4b का वर्ग, ये कुछ भी आ सकता है। सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है जब a एक वास्तविक संख्या हो। अब अगर a धनात्मक है तो आंसर धनात्मक आएगा, a ऋणात्मक है, अगर a धनात्मक है तो आंसर धनात्मक आएगा, क्योंकि ये चीज अऋणात्मक है, प्लस धनात्मक हमेशा धनात्मक रिजल्ट देगा। लेकिन अगर a ऋणात्मक हुआ तो आंसर ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली आपको यही तो सिद्ध करना था कि अगर ये दोनों वास्तविक संख्या है तो ये भी एक वास्तविक संख्या है, जो कि आप सिद्ध कर चुके हैं। मतलब सीधी बात है। अतः a प्लस 4b का वर्ग द्विआधारी है, द्विआधारी संक्रिया है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। क्या कहता है ये? ओके, अगले प्रश्न में ये मतलब सवाल थोड़ा पढ़ने में कठिन है, बाकी समझने में 2 लाइन का है। मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। मतलब एक हमने x नाम का एक समुच्चय लिया, उस समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाया, जिसे आप घात समुच्चय भी कहते हो। सिद्ध कीजिए कि u, मतलब एक u नाम की चीज परिभाषित की गई है, p क्रॉस p से लेकर p में जाएगा। a और b का मतलब है a यूनियन b, मतलब a और b का सम्मिलन, ठीक है, द्वारा प्रदत्त, तथा इसका मतलब ऐसे इंटरसेक्शन पढ़ लो सही रहेगा। p से p तक जाएगा, और a कॉमा b, जहां a कॉमा b का मतलब है, या a स्टार b का मतलब है a इंटरसेक्शन b या a सर्वनिष्ठ b, द्वारा परिभाषित फलन
P में द्विआधारीय संक्रिया है। अब आपको ये बोला है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपने P से P में दो चीजें इस प्रकार से परिभाषित की, ठीक है। एक तो आया U, जिसका मतलब था A, B लिया, और A, B का मतलब है A यूनियन B, है ना, ठीक है। अच्छा, और दूसरा लिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? अगर A, B वाली चीज परिभाषित करो तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B, मतलब A सर्वनिष्ठ B। अब P क्या है? तो अपन एक समुच्चय X लिया, X के बनाए उपसमुच्चय या X के उपसमुच्चयों का समुच्चय। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं एक बार। जैसे मान लीजिए X नाम का जो समुच्चय है उसमें दो अवयव है, 1 और 2, है ना। उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं कि X नाम का एक समुच्चय है, उसमें 1 और 2 नाम के दो अवयव है ना। अब 1 और 2 नाम के जो दो अवयव आएंगे, इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? तो X के उपसमुच्चय अगर बनाने जाओगे, अगर X के उपसमुच्चय बनाए जाए तो इसमें क्या क्या मिलेगा? देखो, एक तो मिलेगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, और उसके बाद 1 और 2 ले लो, ऐसा कुछ। एक समुच्चय में सिर्फ 1, एक में सिर्फ 2, और आप इन सभी का एक घात समुच्चय बना सकते हैं, मतलब जिसे कहा जाता है X का घात समुच्चय। अब X का घात समुच्चय क्या होता है? X के घात समुच्चय का मतलब है जितने भी उपसमुच्चय ऊपर आए हैं उन सभी का एक नया समुच्चय बना दिया जाए, जिसे उपसमुच्चय कहा जाता है, या जिसे घात समुच्चय कहा जाता है, इस प्रकार से। तो ये आपके सामने मेन मुद्दे की बात है। इसी को किताब में या इसी को प्रश्न में P कहा गया है ना। अब देखना, मेरी बात यहां ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब ये A और B क्या है? तो A और B P से निकली हुई दो चीज है ना। P क्या है? X के उपसमुच्चयों का समुच्चय, मतलब P के अंदर जो अवयव है वही उनमें से कोई एक A है, कोई एक B है। क्या ये क्लियर है? कोई एक A है, कोई एक B है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि A और B X के उपसमुच्चय है? हाँ, इतना तो कह सकते हैं ना। इतना क्लियर हुआ? जैसे मान लो आपने इसे A ले लिया और इसे B ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये X के उपसमुच्चय तो है, इस समुच्चय के उपसमुच्चय ही तो है। अच्छा, अगर आप A और B का यूनियन लोगे, ध्यान से सुनना, अगर A और B X के उपसमुच्चय है, ठीक है, ध्यान से सुनना, चूंकि A और B X के उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि चूंकि A X का उपसमुच्चय है और B भी X का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय को इस प्रकार से परिभाषित कर, मतलब लिखते हैं ना, है ना। तो अगर A और B का यूनियन लिया जाए, यूनियन मतलब A सम्मिलन B, तो ये भी X का एक उपसमुच्चय होगा। सही बात है। अगर जो अवयव A में है, जो B में है, अगर दोनों को मिलाओगे तो X का एक, जो A का अवयव है वो X से आया है, B का अवयव भी X से आया है, दोनों को मिलाओगे तो रिजल्ट वाली चीज भी X से आएगी। जैसे मैं यहां पर A यूनियन B निकालूं तो कितना आएगा? 1,2। यूनियन का मतलब इन दोनों में जो जो कॉमन है, मतलब इन दोनों में जो यहां है और जो यहां है सभी को लिख दो। किसी एक अवयव को एक बार, किसी को 2 बार, मतलब किसी एक अवयव को एक बार 2 बार नहीं, ऐसा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पता है मुद्दे की बात यह है, ध्यान से सुनना, इतना होने के बाद अगर यहीं पर इंटरसेक्शन की भी बात करता हूं, A इंटरसेक्शन B, तो ये भी X का उपसमुच्चय है ना। तो मैं कह सकता हूं ना कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B मतलब सम्मिलन और सर्वनिष्ठ X के उपसमुच्चय हैं। अगर सम्मिलन और सर्वनिष्ठ X के उपसमुच्चय हैं तो क्या कहा जाए कि A सम्मिलन B
p समुच्चय के अवयव होंगे। ऐसा क्यों कह दूं मैं? क्योंकि p समुच्चय x के उपसमुच्चयों का समुच्चय है। ध्यान से सुनो, p समुच्चय x के उपसमुच्चयों का समुच्चय है। तो अगर a यूनियन b x का उपसमुच्चय है तो वो p के अंदर होना चाहिए। a इंटरसेक्शन b x का उपसमुच्चय है तो वो p के अंदर होना चाहिए। इन शॉर्ट ये दोनों के दोनों p के अंदर होना चाहिए। और हमें यही तो सिद्ध करना है कि जिस परिभाषा से हम बात कर रहे हैं वो फाइनल में इसमें आती है कि नहीं आती है। जैसे अगर a यूनियन b ऐसा होता कि वो p में नहीं आ पाता, मतलब ऐसा होता कि a यूनियन b p समुच्चय में है ही नहीं, तो कहां से द्विआधारी होती? नहीं होती। बस तो अपन लिख सकते हैं, अतः ठीक है, आप इसे कह सकते हो कि a यूनियन b एवं a इंटरसेक्शन b p में द्विआधारीय संक्रिया है। फिनिश। प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ 32वां प्रश्न, 32वां उदाहरण भी यहां पर समाप्त है। चलिए ओके, सिद्ध कीजिए कि a, b का मतलब है अधिकतम a और b द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया जो r से r में परिभाषित है, वास्तविकता में कहा जाए, और एक तथा a, b निम्नतम a b द्वारा परिभाषित एक द्विआधारीय संक्रिया है, और ये दोनों की दोनों परिभाषित है R में। R में मतलब सारी वास्तविक संख्याओं में। यहां पर भी ये चीज R में परिभाषित की गई और यहां पर भी ये R में परिभाषित की गई है। देखो मतलब बात ऐसी है, ठीक है, कि एक तो आपको ऐसे परिभाषित किया गया है कि a, b का मतलब अधिकतम a b, और दूसरा a, b का मतलब है निम्नतम a और b में जो भी हो जाए। ये चीज आप यहां पर गौर से देखिए। देखो कुछ बहुत बड़ा नहीं है ये, मतलब एक मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा कि 5 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 5। 5 और 4 में छोटा कौन है, तो 4। तो यहां पर a, b का अधिकतम का मतलब है कि a और b दोनों में कौन बड़ा है। a, b निम्नतम का मतलब है a और b दोनों में से कौन छोटा है। जैसे मान लीजिए a का मान 3 है, b का मान -10 है। यदि a का मान 3 हो और b का मान -10 हो तो यहां पर तो 3 आ जाएगा और यहां -10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम 3 और -10 में बड़ा कौन है, 3 है, और न्यूनतम कौन है, -10 है। तो ये कहानी कोई बड़ी नहीं है। आपको पता है ये भी बोला है कि ये दोनों किस में परिभाषित है, R में परिभाषित है। R में परिभाषित है मतलब ये दोनों संक्रियाएं या a और b दोनों वास्तविक संख्या होगी, और रिजल्ट जो आना चाहिए वो भी वास्तविक संख्या होना चाहिए, और यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। a और b तो वास्तविक संख्या आ जाएगी, इसमें चिंता की बात नहीं है। ये रिजल्ट भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो चूंकि a और b दोनों वास्तविक संख्या है, यदि ऐसा है a और b दोनों वास्तविक संख्या है, अब अधिकतम a, b या तो a होगा या b होगा। अरे अगर मैं कहूं कि अधिकतम a, b मतलब a और b में बड़ा कौन है, तो a, b का अधिकतम या तो a या b, यही होगा, या तो a या b। अब चूंकि a और b दोनों वास्तविक संख्या है तो इसका आंसर चाहे a आए चाहे b आए वो तो हमेशा वास्तविक संख्या होगी ना। बस तो अपन लिख देते हैं कि a, b जो परिभाषित हो रहा है वो भी वास्तविक संख्या होगी, जो कि यहां पर अधिकतम द्वारा परिभाषित है। वैसे यहां पर कि चूंकि a, b दोनों वास्तविक संख्या है एवं न्यूनतम का मतलब क्या है कि दोनों में या तो सबसे कम या दोनों में सबसे ज्यादा। न्यूनतम a, b का मतलब है
या तो ए, दोनों में सबसे ज्यादा तो अधिकतम, या बी। मतलब अगर ए बड़ा हुआ तो बी आ जाएगा न्यूनतम, बी बड़ा हुआ तो ए न्यूनतम आ जाएगा। तब भी ए कॉमा बी अब इस केस में जो है वो भी वास्तविक संख्या है। मतलब जो भी आपने द्विआधारी संक्रिया परिभाषित की वो वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है और कुछ भी नहीं है। प्रश्न यहीं पर समाप्त होता हुआ। 33वां प्रश्न समाप्त। बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए, मतलब कुछ सिद्धांत ऐसे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूं, एक सबसे पहला टॉपिक आता है क्रम विनिमय। मतलब जहां पर क्रम महत्वपूर्ण ना हो। क्रम विनिमय का मतलब है आप क्रम को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा ए स्टार बी, तो आप इसे बी स्टार ए भी लिख सकते हैं, तब आप इसे क्रम विनिमय कह सकते हैं। क्रम विनिमय का मतलब है कि क्रम कौन पहले लिखा जाए कौन बाद में लिखा जाए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे 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 मैं लिखने की कोशिश करूं कि मान लीजिए अपन n से n में परिभाषित करते हैं। मतलब आप n क्रॉस n से n में एक द्विआधारीय संक्रिया परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने कहा कि a स्टार b का मतलब है a प्लस b। अब आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने a की जगह 3 लिया और b की जगह 4 लिया, तो a प्लस b मिला 7। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो अगर आप b स्टार a निकालेंगे तो मतलब क्या है इसका? b स्टार a का मतलब है a की जगह b लिखा और b की जगह है a। तो इस केस में भी जब a बराबर 3 है और b बराबर 4 है तो b प्लस a भी 7 ही आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि a प्लस b बराबर b प्लस a, विच मीन्स a स्टार b बराबर b स्टार a। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। परंतु आगे की कहानी थोड़ी खतरनाक है। कहानी थोड़ी खतरनाक ऐसी है कि यदि मान लीजिए मैंने कहा a स्टार b बराबर a माइनस b, ऐसा कुछ है। यदि a स्टार b बराबर a माइनस b हो जाए, a स्टार b बराबर कितना? a माइनस b। आप यदि यहां पर a बराबर 3 और b बराबर 2 लो या 4 लो, जो आपकी इच्छा है, b बराबर यहां पर भी 4 ले लेते हैं, तो अगर a माइनस b निकालने की कोशिश करूं तो यह तो परिभाषित ही नहीं होगी। देख लो क्यों? क्योंकि 3 माइनस 4 आएगा जो कि माइनस 1 आएगा और रिजल्ट में आपको एक प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए थी, पर वो तो प्राकृत संख्या है ही नहीं। मतलब ये चीज तो परिभाषित ही नहीं है। और यदि मैं b स्टार a निकालने की कोशिश करूं, b स्टार a का मतलब b माइनस a, तो ये 4 माइनस 3 जो कि 1 आ जाएगा। अब इस केस में क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्रम a की जगह b लिख दो, b की जगह a लिख दो, परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप उसे क्रम विनिमय कहते हैं। इतनी सी बात है। जैसे ये सवाल आपके सामने आ भी गया, सिद्ध कीजिए कि r, मतलब हम बेसिकली जितनी भी परिभाषाएं दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर एक चीज ये बोली है जो यहीं पर परिभाषित की गई कि प्लस और गुणा, मतलब प्लस r स्टार या r से r में, मतलब परिभाषा किसमें दी गई है? परिभाषा दी गई है इस केस में वास्तविक संख्याओं में, ठीक है, और दूसरा गुणा, यह भी वास्तविक संख्याओं में परिभाषा दी गई है। ये दोनों के दोनों क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं तो अपन ने सिद्ध कर दी थी। देखिए, हमने पहले ही उदाहरण में सिद्ध किया था कि वास्तविक संख्याओं में जोड़, गुणा और घटाव द्विआधारी संक्रिया होती है, परंतु भाग नहीं होता, क्योंकि अगर मैं a को b से भाग दे रहा हूं तो b को 0 नहीं ले सकता, जो कि एक वास्तविक संख्या है ना। परंतु इस केस में आपको यह बताना है कि गुणा और भाग या जोड़ और गुणा दोनों क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब आप किसी भी मतलब क्रम में इन चीजों को लिख सकते हैं। अब देखो सीधी सीधी बात है, इसको सिद्ध करने का बढ़िया तरीका, a स्टार b अपन ने कहा, जिसका मतलब a प्लस b होता है,
और आपको ये बचपन से पता है, क्या पता है बचपन से, कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। ये तो बचपन से ही पता है सर, ठीक है। इसीलिए अपन लिख सकते हैं कि a स्टार b इज ऑलवेज इक्वल टू b स्टार a, और यही क्रम विनिमय की परिभाषा है, ठीक है। और यहां पर भी यही बात करेंगे कि यदि मैं a स्टार b लिखना चाहूं, जिसका मतलब है a गुणा b, तो यहां पर भी अपन लिख सकते हैं कि चूंकि a गुणा b बराबर b गुणा a होता ही होता है, इसका मतलब है a स्टार b इज ऑलवेज इक्वल टू b स्टार a। ये होता है, तब मैं लिख सकता हूं कि क्रम विनिमय द्विआधारीय दोनों तो है। क्रम विनिमय में अपन बस इतना ही देख लेंगे कि यदि मैं a की जगह b और b की जगह a को बदल दूं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि अतः प्लस एवं गुणा R में द्विआधारीय या द्विआधारित तो हो चुका था, क्रम विनिमय द्विआधारीय संक्रिया है। अब यही बात, इतना हो चुका, अपन ने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर घटाव के बारे में बात करता हूं तो कुछ नहीं करना, घटाव और भाग के बारे में बात करनी, इसी चीज को अपन चेंज कर लेते हैं, तीसरे और चौथे नाम दे देंगे और कुछ करना नहीं है। यहां पर घटाव और भाग के बारे में आपको बात करनी है और कुछ नहीं। इन चीजों को अपन हटा देते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आप क्या समझना चाहते हैं यहां पर, ठीक है। देखो इन्हें भी हटा देते हैं यार, ओके। देखो अब अगर मैं यहां पर घटाव के बारे में बात करता हूं, तो अगर आपने परिभाषा दी कि a में से b को घटाया जाए, तो क्या आप लिख सकते हैं कि a में से b को घटाओ और b में से a को घटाओ ये सदैव बराबर होता है? ऐसा तो नहीं होता ना, तो ये तो गलत है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और यहीं पर मैं अगर भाग के बारे में बात करता हूं, तीसरा पार्ट है ये, चौथा पार्ट है, तो भाग में क्या होगा, यहां पर भाग दे दो तो आपको यह भी पता होगा कि यदि मैं a को b से भाग देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं b को a से भाग दे रहा हूं, दोनों चीजें अलग अलग है। 5/10 और 10/5, 1/2 और 2 अलग अलग चीजें आती है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है। मतलब यहां पर माइनस और भाग R में क्रम विनिमय द्विआधारीय संक्रियाएं नहीं है, इतनी सी बात है बस, यू कैन चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट सवाल। सिद्ध कीजिए कि a स्टार b बराबर a प्लस 2b द्वारा परिभाषित r क्रॉस r में क्रम विनिमय नहीं है। अब क्रम विनिमय होना और नहीं होने का मतलब क्या है? अगर आप a प्लस बी की जगह a स्टार b की जगह b स्टार a निकालना चाहते हैं, चूंकि आपको परिभाषा कहां से कहां दी है, r से r में, मतलब वास्तविक संख्याओं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो a स्टार b का मतलब क्या है, a स्टार b का मतलब a प्लस 2b से स्टार नहीं, से द्विआधारी पढ़ते हैं ना, a द्विआधारी b, एवं अगर मैं यहीं पर b स्टार a निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा जहां जहां a वहां b, जहां b वहां a। क्या ये आप दोनों बराबर कह सकते हैं क्या? उदाहरण के लिए, ठीक है, अपन एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि यदि मैं a बराबर 1 और b बराबर 2 लेता हूं, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक संख्या के लिए दोनों बराबर हो जाए, मान लीजिए a और b दोनों का मान 0, तो ये b 0 और ये b 0, ऐसा हो सकता है किसी एक संख्या के, लेकिन हर संख्या के लिए सही होना चाहिए। तो यदि मैं a स्टार b निकालना चाहता हूं तो a स्टार b का मतलब है a प्लस 2b, मतलब 1 प्लस 2 गुणा 2, जिसका जवाब 5, 2 दूनी 4 और 1 5। और यदि यहीं पर मैं b स्टार a निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब है b प्लस 2a, जिसका मतलब है 2 प्लस 2 गुणा 1, जो कि आ जाएगा 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। बस तो अपन साफ साफ तौर पे बोल सकते हैं ना, चूंकि
a प्लस 2b बराबर नहीं है b प्लस 2a के, इसीलिए a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। और आप इसे कह सकते हैं कि a स्टार b, जिसका मतलब a प्लस 2b R में क्रम विनिमेय नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्रम विनिमेय है या नहीं है तो अलग बात है, क्या ये एक द्विआधारीय संक्रिया है? क्या ये एक द्विआधारीय संक्रिया है? चलो क्रम विनिमेय तो नहीं है लेकिन द्विआधारीय तो हो सकती है ना, तो क्या ये एक द्विआधारीय संक्रिया है? फटाफट कमेंट करके बताइए अपना आंसर। तो देखो ये द्विआधारीय संक्रिया है क्योंकि a प्लस 2b एक वास्तविक संख्या है जो कि अपन देख चुके हैं और कुछ नहीं, तो द्विआधारी तो है लेकिन क्रम विनिमेय नहीं है। चलिए तो बात करते हैं आगे। अब जो सिद्ध, अच्छा ये सवाल हो चुका है 36वां, अच्छा 36वां अभी इसके बाद आएगा जब हम साहचर्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहां पर जैसे आपने ऐसा देखा होगा, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अगर हम जोड़ करना है तो हम 3 संख्याओं का जोड़ करते हैं, 4 संख्याओं का जोड़ करते हैं, लेकिन पहली 2 संख्याएं जोड़ी, उनका रिजल्ट तीसरे में जोड़ा, इसी प्रकार से करते हैं। तो साहचर्य नियम यह कहता है कि यदि मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई संक्रिया है a स्टार b और जो रिजल्ट आए उसको आपको c में करना है ना। जैसे आपको बोला जाए कि a जैसे उदाहरण के लिए आपको बोला जाए कि 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसा कुछ है ना, यहां पर स्टार की जगह प्लस है। और अगर ये बराबर आ जाए किसके, आप यही काम पहले b और c में कर लीजिए और बाद में वो a के साथ कीजिए। अगर बराबर आ जाए तो ये साहचर्य या एसोसिएटिव होता है। जैसे अपन अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12। अगर मैं ये ब्रैकेट उठा के यहां लगा दूं पहले तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9 और 3 प्लस 9 भी 12, तो ये दोनों बराबर है, यही है ना। तो बेसिकली साहचर्य के लिए हम ये चीज देखें कि अगर हम ब्रैकेट को पहले 2 से उठाकर आखिरी 2 में लगा दें और चीजें बराबर आए तो संक्रिया साहचर्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए इस पे सवाल करके देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारीय संक्रिया है, परंतु व्यवकलन तथा भाग R में साहचर्य नहीं है। तो अपन को कोई मतलब ऐसा हमेशा देखना नहीं। अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा चीजें खतरनाक लग रही तो सिंपल सी बात है, साहचर्य का मतलब क्या होता है, आप तो पहले प्रॉपर्टी देखो। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब इसके गुणधर्म क्या है कि अगर मैं a स्टार b करूं और उसको c के साथ स्टार लगाऊं तो ये वास्तव में a स्टार b स्टार c होगा, ऐसे ही होगा, यही साहचर्य नियम है। तो अगर 1 बाय 1 अपन बात करते हैं, इसे मान लीजिए अपन मान लेते हैं कि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और यह बात की जा रही है R में, इसमें R में, मतलब आप R मतलब 2 वास्तविक संख्याएं लेंगे और आपको उसमें रिजल्ट भी R मिलना चाहिए, ऐसा ही था। तो अगर मैं यहां पर कहना चाहूं, पहली बात अपन जोड़ के बारे में बात करते हैं। जोड़ के बारे में बात ऐसी होगी कि a प्लस b प्लस c बराबर होना चाहिए a प्लस b प्लस c से, और कुछ नहीं, स्टार की जगह प्लस लगा दो। तो a बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये तो मिला 3 प्लस 3, और ये कितना मिला 1 प्लस 5, दोनों बराबर 6 है, 6 है, ये सत्य है। और वैसे भी जोड़ हमेशा आप देख सकते हैं कि आप मतलब 3 संख्याओं को जोड़े तो किसी भी 2 संख्या को जोड़े, परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं यहीं पर घटाव के या गुणा के बारे में बात कर लेता हूं, अपन गुणा के बारे में बात कर लेते हैं। गुणा में क्या बात बोली जाएगी, गुणा में बोला जाएगा कि a
स्टार बी पहले कर दो या ए गुणा बी पहले कर दो, बाद में उसका सी में गुणा कर दो, बाद में उसका गुणा सी में कर दो, या फिर बी गुणा सी कर दो। वेट यार, इसको थोड़ा सा अपन स्पेस बचा के लिखना पड़ेगा। अगर ए का गुणा बी का गुणा सी, तो आप ए का गुणा बी गुणा सी में कर दीजिए। अब ए और बी आपके सामने, सी भी है, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि 1 का गुणा यदि 2 में किया जाए और रिजल्ट का 3 में गुणा करो, या फिर 1 का गुणा 2 गुणा 3 में करो। तो यार ये तो मिला 2 गुणा 3 बराबर, यहां से 1 गुणा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहां से भी 6 और वहां से भी 6 बराबर है ना? ठीक है। अच्छा, पता है एक सवाल है बहुत प्यारा सा कि 3 संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के गुणा के बराबर है, तो वे 3 संख्याएं क्या है? तो 1 2 3, है ना? चलो ठीक है। खैर, प्रश्न उसके बाद घटाव के बारे में अगर हम बात करते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं घटाव के बारे में बात करता हूं, तीसरे आते हैं घटाव पर। घटाव मतलब अंतर, और इसमें बात की जाती है कि यदि a माइनस बी माइनस सी, स्टार की जगह माइनस लगा दो, क्या ये बराबर है a माइनस बी माइनस सी के? और आपको पता है कि घटाव में हम ब्रैकेट को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब यहां पर पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो a बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर है क्या? 1 माइनस 2 माइनस 3 के। तो यहां से तो आपको मिलेगा माइनस 1 माइनस 3 बराबर 1 माइनस माइनस 1। चेक कर लो, तो 1 माइनस माइनस 3 तो माइनस 4, और ये मिलेगा 1 प्लस 1, तो क्या माइनस 4 2 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये द्विआधारीय संक्रिया या ये साहचर्य नहीं है। वो दोनों साहचर्य थी, है ना? ये साहचर्य नहीं है। वैसे आप घटाव भाग के बारे में बात भी कर सकते हैं। अगर चौथे वाले के बारे में बात करें, जिसे आप भाग कहें, तो भाग में क्या करना पड़ेगा? भाग में a का भाग b में दो, a का भाग दो b में, और जो रिजल्ट आए उसका भाग दो c में। एक तरीका। उसके बाद ब्रैकेट इधर लगा के देख लो, क्या ये बराबर है a का भाग b के और c के भाग में दिया जाए। तो a, b और c 1 2 3 है, हमने a का भाग b में दिया तो 1 भाग 2, फिर भाग दिया 3 में, बराबर 1 भाग यहां पर 2 भाग 3। तो 1 का 2 में भाग दिया मतलब 1/2, है ना? 1/2 इसका भाग देंगे 3 में, बराबर 1 भाग देंगे 2/3 में। तो आपको ऐसा पता होगा वैसे कि यदि मैं a बटा b का भाग देता हूं c बटा d में, तो मैं कुछ नहीं करता, c बटा d को उल्टा करके गुणा कर देता हूं, ऐसा। तो यहां पर भी यही करना है। 3 का भाग देना 1/2 में, तो 1/2 और ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1 गुणा 3/2। इसको भी उल्टा कर दिया, 3 को 1/3 और 2/3 को 3/2 भाग की जगह गुणा। तो यार ये तो मिला 1/6, ये कितना 3/2 बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाग भी साहचर्य नहीं है? बात सही है। चलिए, तो आई होप आपको ये दिख गया होगा, ये दोनों साहचर्य हैं। कौन कौन? जोड़ और गुणा। चलिए, तो प्रश्न नंबर 36 भी समाप्त है। जोड़ और गुणा को हमने इस प्रकार से साहचर्य किया, और उसके बाद भाग और घटाव को इस प्रकार से बताया कि ये साहचर्य नहीं है।
प्रश्न होता है समाप्त। देखते हैं आगे क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि a स्टार b, जिसका मतलब है a प्लस 2b द्वारा प्रदत्त एक साहचर्य नहीं है R में। बेसिकली यहां पर आपको a और b ही दिए हुए हैं, तो c का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। c भी हम अपने हिसाब से कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। जैसे आपको बोला है ना a स्टार b का मतलब क्या है? a स्टार b का मतलब है a प्लस 2b, यही है। तो यदि मैं यहां पर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि मैं a स्टार b स्टार c करना चाहूं तो इसका मतलब आप इसको देखिए कि मान लीजिए पहले वाले को आपने जैसा है वैसा ही लिखा है ना, तो इसे आप पूरे को a मान लो, इसे आप पूरे को a मान लो, मतलब मान लो कि ये पूरा का पूरा x है और इसके साथ स्टार लगा दिया c। x का मतलब क्या है? x का मतलब आपने लिख दिया a स्टार b, ऐसा लिखा। तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे फाइनली हम कि ये हो जाएगा x प्लस 2c, यही होगा ना। अब x क्या है? a स्टार b, a स्टार b का मतलब तो a प्लस b है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा? x का मतलब हो जाएगा a प्लस 2b, तो x का मतलब तो a प्लस 2b और साथ में 2c। तो a स्टार मतलब ए बी के साथ, ए बी को पहले किया बाद में c को किया। अब यही बात अगर मैं यहां पर करना चाहता हूं a स्टार b स्टार c में, तो मान लेते हैं a स्टार, इसे y मान लेते हैं। y का मतलब b स्टार c, y का मतलब क्या होगा? y का मतलब होगा b स्टार c। और जिस प्रकार से a स्टार b की परिभाषा है वैसे ही इसकी परिभाषा होगी। तो पहले वाले को छोड़ के जोड़ दो दूसरे वाले का डबल। अब स्टार की परिभाषा क्या है कि पहले वाले को जैसा है वैसा लिख दो, दूसरे का डबल कर दो, तो आप इसे लिख देंगे a प्लस 2y। अरे ये स्टार लगा तो परिभाषा क्या दी है कि पहले वाले को जैसा का जैसा लिख दो, दूसरे का डबल करके जोड़ दो। अपन ने यही किया, x स्टार 2c था, पहले को जैसा लिखा दूसरे का डबल कर दिया। a स्टार b पहले को जैसा लिखा दूसरे का डबल किया। अब यहां पर भी a स्टार y पहले को जैसा लिखा दूसरे का डबल किया, लेकिन y तो b प्लस 2c है, तो यह आ जाएगा 2b प्लस 2c, और ये मिला a प्लस 2b प्लस 4c। क्या ये दोनों बराबर है? ये देखो यहां से और यहां से, a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2c या 2b प्लस 4c के बराबर नहीं है। एक केस में बराबर होगा जब c बराबर 0 होगा, लेकिन हमें तो सारे केस में चाहिए क्योंकि हम सारी वास्तविक संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं क्या कि चूंकि a प्लस 2b प्लस 2c कभी भी बराबर नहीं है a प्लस 2b प्लस 4c के, है ना। जहां पर इसको ऐसा लिख देना फॉर ऑल ए बी सी जो कि रियल नंबर से आते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं यहां पर कि a को आपने पहले b के साथ ऑपरेट किया, बाद में c के साथ किया, ये बराबर नहीं है। आपने a को b और c के साथ ऑपरेट करने के बाद ऑपरेट किया, मतलब सीधी सीधी बात है, ये साहचर्य नहीं है। बस इतनी सी बात, सिंपल सी बात है, सिंपल सी प्रोसेस है, समझिए और उसके बाद सारे सवाल हल कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 37 भी समाप्त, बढ़ते हैं आगे। क्या बताया जाता है? सिद्ध कीजिए। अच्छा वेट, तत्समक, हाँ तभी बोलूं कि तत्समक कहां चला गया। ओके, वो फ्लिपिंग हो गई होगी। बेसिकली तत्समक का मतलब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप एक या किसी संख्या में क्या गुणा करें कि हमेशा वही संख्या आए, तो एक का गुणा करेंगे, ठीक है। किसी संख्या में क्या भाग दें कि हमेशा वही संख्या आए, एक का भाग देंगे, ठीक है। किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या आए, तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है। किसी संख्या में क्या घटाएं कि वही संख्या है, तो सर 0 घटाएंगे। तो अगर आप यहां से कहना चाहते हैं
कि अगर मैं किसी संख्या में 0 जोड़ूं, किसी संख्या में 0 घटाऊं, किसी संख्या में a नाम की कोई एक संख्या है ना, a संख्या में 1 का गुणा करूं और a संख्या में 1 का भाग दूं, इन चारों केसेस में जवाब हमेशा a ही मिलेगा, a और a। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि 0 चाहे जोड़ो या घटाओ, 1 चाहे गुणा करो या भाग करो, फर्क नहीं पड़ता। तो हम तत्समक के बारे में ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ी सी परिभाषा और थोड़ी सी चेंज मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा a का किसी e नाम की संख्या में ऑपरेशन किया। अभी ऑपरेशन क्या हो सकता है? जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, घटा हो सकता है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर e का ऑपरेशन a में किया, आपको a ही मिलना चाहिए। मतलब आप चाहे a स्टार e करो या e स्टार a करो, आपको a मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर चाहे 0 प्लस a करूं या a प्लस 0 करूं, चाहे मैं 0 गुणा 1 करूं या 1 गुणा a करूं, दोनों बराबर है, a माइनस 0। लेकिन इस केस में यह कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 0 माइनस a हो जाएगा, वो a के बराबर नहीं है। और यहां पर 1 स्टार या ये भी बराबर नहीं है। ध्यान से देखो क्यों। इस केस को आप अगर लिखना चाहो तो a माइनस 0 तो a है, लेकिन 0 माइनस a के बराबर होगा। वैसे ही 1 का अगर a भागे a का a डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो a आएगा, लेकिन 1 को अगर a से डिवाइड करोगे या भाग करोगे तो a नहीं आएगा, 1 बटा a आएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। तो मैं यहां पर प्लस और भाग के बारे में, मतलब जोड़ और भाग के बारे में, यह चीज हमेशा कह सकता हूं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि e जो है वो तत्समक है। क्या कहा जाएगा इस केस में? e को कहा जाएगा तत्समक, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्लियर है? ओके फाइन। अब जैसे यहां पर जोड़ का तत्समक क्या है? 0। भाग का तत्समक क्या है? 1। क्लियर है क्या? चलिए तो बढ़ते हैं आगे फिर। मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, द्विआधारीय संक्रियाएं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। मतलब ये संबंध और फलन में एक ऐसे ही आपको पढ़ा दिया गया जिसमें ना तो संबंध जैसा कुछ दिखता है ना फलन जैसा कुछ दिखता है। खैर, सिद्ध कीजिए कि R में 0 योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक है। ठीक है, परंतु संक्रियाओं माइनस और भाग, R स्टार का मतलब है 0 को छोड़ करना, कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। अब वही अपन उसको कर चुके एक उदाहरण में पहले ही। R का मतलब होता है सारी वास्तविक संख्याएं। अब अगर R स्टार के बारे में बात करें तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो ऐसी दी है कि सारी वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर अनंत, उसमें 0 हटा दीजिए। वास्तविक संख्याओं R को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक सारी वास्तविक संख्याएं, जो आपका मन करे वो लिख दो, वास्तविक संख्या है। R स्टार ये जो यहां परिभाषा दी है, इसमें आप 0 को नहीं लेंगे, बाकी किसी को भी ले लेंगे। तो यदि है ना, देखो चूंकि a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a, जो कि a आता है। हाँ ठीक है, और तत्समक की परिभाषा क्या है, अपन ने अभी पढ़ी तत्समक की परिभाषा। तो सर तत्समक की परिभाषा में a स्टार e बराबर a या e स्टार a, दोनों a आना चाहिए। मतलब दोनों को निकाल के बराबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में आ जाए दूसरे में ना आए। यही होगा। तो चाहे 0 को a में जोड़ा या a को 0 में जोड़ो, a आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि प्लस का या योग का तत्समक 0 है। दूसरा, a गुणा 1
बराबर 1 गुणा ए, जो कि ए आता है। इसका मतलब गुणा का तत्समक एक है। इतना भी क्लियर है दोनों। अब बात करते हैं घटाव के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूं घटाव के बारे में, तो ए को अगर आप कुछ भी घटा दो, अगर ए में से मान लीजिए आपने कुछ भी घटाया, जैसे मान लीजिए ए में से आपने बी घटाया, है ना, तो ये कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं आएगा, चाहे ए, मतलब बस ए अगर, हाँ बेसिकली एक ही केस में जब ए और बी दोनों जीरो है, इसको छोड़ के। और ऐसा हमेशा तो संभव नहीं है। क्या ऐसा संभव है? ए में से अगर बी को घटाओ या बी में से ए को घटाओ, दोनों बराबर तो नहीं है। मतलब अगर मैं ई की जगह बी लिखूं या यहां पर बी की जगह आप ई लिख दो, ई का मतलब तत्समक ही है ना। तो ये एक केस में तो ऐसा हो सकता है। इसको अगर अपन ऐसे भी देखें कि अगर मैं ए में से 0 घटाऊं वो तो ए आता है, परंतु अगर मैं 0 में से ए घटाऊं तो वो माइनस ए आ जाएगा, और ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है तो यहां से स्टेटमेंट तो यही मिलेगा ना कि ए माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए। मतलब ए स्टार ई स्टार ए के बराबर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भाग का या घटाव का तत्समक नहीं है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। घटाव का कोई तत्समक नहीं है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं चौथे वाले के बारे में, जो कि भाग है, तो भाग में क्या होगा सर? अगर मैं ए का 1 में भाग दूंगा तो वो तो ए ही मिलेगा, परंतु 1 का ए में भाग देने पर वो चीज नहीं मिलती, 1/a मिल जाएगा, और ये दोनों बराबर है नहीं। अगर दोनों बराबर नहीं तो इसका साफ साफ मतलब है कि 1 डिवाइड बाय 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए। अब अगर बराबर नहीं है तो भाग का भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था कि माइनस और भाग का कोई तत्समक अवयव नहीं है। प्रश्न 38 के साथ ये कहानी समाप्त होती हुई, मतलब तत्समक वाली कहानी। अभी और भी सवाल होंगे, चिंता की बात नहीं है, प्रश्नावली में होंगे, लेकिन हाँ ये टॉपिक यहां पर समाप्त होता हुआ। चलिए प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं। अगर मैं प्रतिलोम के बारे में बात करूं तो सिंपल सी बात है, प्रतिलोम में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आपने जो भी द्विआधारीय संक्रिया भी लगाई है ना, और आपने ये देखा कि हम किसी एक अवयव को बोल सकते हैं कि एक अवयव किसी दूसरे अवयव का तत्समक है। मतलब जैसे ए में कुछ एक संख्या जोड़ी या 0 जोड़ा तो मुझे पता चला कि इसका तत्समक 0 आता है, क्योंकि 1 में चाहे 0 जोड़ो या 0 में 1 जोड़ो हमेशा 1 ही आएगा। अब इनवर्स में बात ऐसी हो जाती है कि मैं किसी संख्या में क्या जोड़ूं या किसी संख्या में क्या ऑपरेट करूं कि ई आ जाए, मतलब तत्समक आ जाए। ध्यान से सुनना, यदि ए स्टार बी आपने किया और आपको तत्समक मिला, जहां ई क्या है? ई है ए का तत्समक, तब आप बी को ए का प्रतिलोम कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बी को ए का प्रतिलोम। जैसे अब इसको प्रतिलोम पहचानने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? तत्समक निकालना पड़ेगा कि भाई साहब ए का तत्समक क्या है। जैसे आपको बोला जाए कि ए जो है, या यूं समझ लीजिए कि जोड़, अपन ने एक संक्रिया परिभाषित की, जोड़ वास्तविक संख्याओं में, तो आपने सबसे पहले ये पहचाना कि जोड़ का तत्समक क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले पहचाना कि हम तत्समक पहचाने कि तत्समक क्या है। तत्समक का मतलब ए में मैं क्या ऐसी कोई संख्या जोड़ूं कि मुझे, मतलब ई को तत्समक कहेंगे कि ये पूरा का पूरा ए मिल जाए।
तो अब अपन जोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा कि a प्लस ई बराबर e प्लस ए होना चाहिए, जो कि a के बराबर, यहां से e का मान 0 मिल जाता है। a से a गया तो e बराबर 0, तभी संभव है ना, या a से a गया तो e बराबर 0। अपन देख भी चुके हैं कि जोड़ में तत्समक 0 होता है। अब आपको प्रतिलोम अगर निकालना है तो प्रतिलोम में आप क्या सोचेंगे, प्रतिलोम में यह सोचेंगे कि a स्टार बी ई आना चाहिए। अगर आप b को प्रतिलोम कहते हैं तो a स्टार बी ई आना चाहिए। e क्या है, 0। स्टार का मतलब प्लस, मतलब a प्लस बी 0 आना चाहिए, तो b बराबर माइनस a होना चाहिए, तभी आप इसे प्रतिलोम कहते हैं, है ना। और इसे धना या जोड़ का प्रतिलोम भी कह सकते हैं। बेसिकली एक संख्या में क्या जोड़ो कि 0 आ जाए, वही संख्या उस संख्या का ऋणात्मक, है ना। अच्छा, तो क्या जैसे अपन ने जोड़ में परिभाषा की कि तत्समक या प्रतिलोम निकलता है, अगर मैं घटाव में बात करूं वास्तविक संख्याओं में, तो क्या प्रतिलोम निकलेगा? देखो, प्रतिलोम निकलने के लिए तत्समक का होना आवश्यक है। a में b कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन करे कि e मिले। अब घटाव का तो तत्समक होता ही नहीं, अपन ने अभी देखा। घटाव का तत्समक होता है क्या? नहीं होता। भाग का तत्समक नहीं होता वास्तविक संख्याओं में। गुणा का होता है 1, है ना। तो अगर यहीं पर आप गुणा के बारे में बात करें, चूंकि पता है कि सर चलो अगर अपन गुणा के बारे में बात करते हैं तो गुणा में e बराबर 1 आता है ना। जैसे a में 1 का गुणा करो या 1 में a का गुणा करो, वो सदैव a आता है। तो e का मतलब तो 1 हुआ, e का मतलब तत्समक। तो अब मैं यहां से ऐसे बात करूंगा कि भाई a में क्या गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो b का मतलब 1 बटा a, b का मतलब क्या, 1 बटा a। अब किसी भी संख्या में क्या गुणा करो कि 1 आ जाए, 15 में क्या गुणा करो कि 1 आ जाए, 1 बटा 15, सीधी सीधी बात है ना। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसी संख्या को 1 से भाग देकर निकल जाता है। तो ये बेसिकली इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। तो प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सिद्ध कीजिए। अरे यार, ये सवाल वही है, मतलब ये सारे के सारे उदाहरण वो है जो अपन नॉर्मल उदाहरण ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि धन संक्रिया के लिए -a का प्रतिलोम a है, और r में गुणा संक्रिया के लिए जहां a एक शून्य संख्या नहीं है, r के बारे में बात है और परिभाषा दे दी कि a शून्य नहीं है, ठीक है, का प्रतिलोम 1 बटा a है। अब देखो क्या, देखो आप ये देखो, आपको ये बोला है कि अगर मैं धन संक्रिया के बारे में बात करता हूं r से r में, है ना, प्रतिलोम हमें निकालना है। बेसिकली क्या निकालना है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिलोम के लिए आपको पहले इस केस में तत्समक निकालना पड़ेगा। तत्समक क्यों? क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा यही है कि आप a में क्या ऑपरेशन करें, या a में वही ऑपरेशन किस संख्या के साथ करें कि तत्समक आ जाए। तो तत्समक यहां पर क्या होगा, तो मुझे पता है सर कि जोड़ का तत्समक होता है 0। मतलब a में क्या जोड़ो कि वही संख्या आ जाए, 0 आ जाए, या किस संख्या में a जोड़ो कि a आ जाए तो भी 0 में। तो प्रतिलोम अगर आप b कहें तो आप कहें कि अगर मैं a स्टार b करना चाहता हूं तो मुझे e मिलना चाहिए, है ना। और यहां पर स्टार का मतलब क्या होगा, जोड़ होगा, जो कि अपन यहां लिखते चले आ रहे हैं। अब आपको यह बोला है कि -a का प्रतिलोम a है, तो a की जगह आप क्या लिख देंगे, -a। अगर a की जगह -a लिखेंगे तो -a प्लस b 0 होना चाहिए, तो b का मान a आ जाना चाहिए, और b क्या है, -a का प्रतिलोम। वैसे ही अगर यहां पर अपन बात करेंगे गुणा के बारे में, फटाफट गुणा वाला करके दिखाओ कैसे करेंगे। r स्टार r से r किस तरह से करेंगे इसका प्रतिलोम। देखो, अब अगर यहां पर आप बात करेंगे गुणा के बारे में, तो गुणा में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। गुणा में क्या समस्या नहीं है, देखो ऐसा है भाई साहब कि अगर मैं यहां पर a का तत्समक निकालूं तो गुणा में तत्समक क्या होता है, 1 होता है, जिसे आप e कह सकते हैं।
अब आपको क्या संक्रिया देनी है? संक्रिया ये देनी है कि अगर ए का स्टार ई बी के साथ किया जाए, है ना, तो ई आना चाहिए, तब जाके आप बी को ए का प्रतिलोम बोलते हैं। अब स्टार इस केस में क्या है? स्टार का मतलब है गुणा। बेसिकली ऐसे समझते हैं, हम गुणा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं a गुणा b बराबर 1 होना चाहिए। तो b का मतलब क्या? 1/a। बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये परिभाषित नहीं होगा। बस b जो गुणन प्रतिलोम है वो 1/a है। तो आई होप ये तो आप कर चुके हैं। एक और सवाल, सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया के लिए प्रतिलोम -a नहीं है और n में गुणा के लिए, मतलब बेसिकली बात वही है, आपको सिद्ध ये करना है कि अगर आप संक्रिया n में परिभाषित करते हैं, ध्यान से सुनना, काय में n में परिभाषित कर रहे हैं। अब n क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। 1 2 3 ऐसे ऐसे, है ना। और अपन मान लेते हैं कि a एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं, आई होप आपको ये पता है। अब अगर कोई प्राकृत संख्या है तो उसका प्रतिलोम, अगर मैं धन में बात करता हूं तो धन में प्रतिलोम क्या है? तो सर धन में प्रतिलोम जो आएगा वो वास्तव में -a होता है ना। अब चूंकि a एक प्राकृत संख्या है तो -a तो ऋणात्मक संख्या होगी, और ये इसमें तो संभव होगा नहीं। देख लो, ऐसे देखो ना, सोच के देखो कि यदि मैं बात करूं प्राकृत संख्याओं में, तो a एक प्राकृत संख्या जैसे 50, तो उसका धन प्रतिलोम -50। अब -50 तो प्राकृत संख्या नहीं है ना, तो यहां पे मैं लिख दूं चूंकि -a एक प्राकृत संख्या नहीं है, जब a एक प्राकृत संख्या है तब मैं कह सकता हूं कि a का प्रतिलोम -a नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है इस केस में यार। जिस समुच्चय पर परिभाषित कर रहे हो उसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर अपन मैं बात करता हूं गुणा के बारे में कि गुणा में प्रतिलोम क्या आता है, तो गुणा में प्रतिलोम, तो a का गुणा में प्रतिलोम अपन देख चुके हैं कि 1/a होता है। अब आप जितनी भी प्राकृत संख्या है अगर उनका 1/, करोगे, जैसे एक का मान 1 लिया तो 1/1, 1/2, 1/3, ऐसे ये तो आ जाएगा 1 के बराबर। लेकिन उसके अलावा 1/2 या 1/2, 1/3 ये तो प्राकृत संख्या नहीं है ना। तो क्या मैं लिख दूं कि a जब 1 नहीं है तब, है ना, तब की बात कर रहा हूं मैं। और a एक प्राकृत संख्या, ये अपन पहले ही बोल चुके हैं। एक को छोड़ के जो प्राकृत संख्या उसके लिए 1/a एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या आनी चाहिए थी, नहीं आई, तो मैं फिर से कह देता हूं कि चूंकि 1/a प्राकृत संख्या नहीं है, जब a एक प्राकृत संख्या है और a का मान 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाएगा तो 1/a भी प्राकृत संख्या हो जाएगी। 1/1 प्राकृत संख्या है, इसीलिए भाग में भी या गुणा में भी प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, या कह दूं कि a का प्रतिलोम (1/a) नहीं है। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा है तो फिर प्रतिलोम क्या होगा? संभव ही नहीं है ना, यहां n लिखा हुआ है, n में संभव नहीं होगा। वास्तविक संख्या होती तो संभव होता। चलिए, इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती हुई। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं बिना किसी समस्या के। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर टाइप करना है गूगल पर www.magnetbrains.com और उसके बाद कक्षा 12वीं का गणित चयन करना है। जैसे आप कक्षा 12वीं का गणित चयन करेंगे, बाकी विषय भी बहुत सारे हैं, हर कक्षा के हैं। आप जिस भी विषय को पढ़ना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसकी जो जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है उसके पहले आपको विवरण दिया जाएगा और उसके यहाँ चैप्टर्स लिखे रहेंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके जितने भी वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उनके टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। जिस टॉपिक पर आप क्लिक करेंगे
उसका वीडियो सॉल्यूशन या उसका वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बस आपको कुछ नहीं करना, पढ़ते रहना है। बाकी आप कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को, सारे राज्य के विद्यार्थियों को पूरी तरह से आपकी स्कूली शिक्षा मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं ली जाती। साथ ही साथ हम अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से इन लेक्चर्स के अलावा बहुत से टेस्ट पेपर्स, बहुत सारे MCQ ये सभी भी कराते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री है। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।